नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू यूपीएससी पर। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य में पहला ही खंड भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान में पहला ही टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। भाषा विज्ञान का पहला ही टॉपिक हिंदी भाषा एवं बोलियों का विकास। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको बताया कि इसमें कम से कम जो पहला खंड है भाषा विज्ञान, उसके 30 से 40% प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। अब समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है। और आज इसके तहत भी हम लोग देखेंगे मानक हिंदी की शब्द संरचना। अब आप लोगों को लगने लगा होगा कि हम लोग जितनी पिछली बातें करते जा रहे हैं सब आगे काम देते जा रहे हैं, यानी पिछली बातों का बहुत महत्व है, उनका बहुत योगदान है, उनकी भूमिका है आपके आगे के सिलेबस को करने और समझने में। तो इसको हेडिंग बना लीजिए, टॉपिक बना लीजिए, या आप इसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न बनता है। या मानक हिंदी की शब्द संरचना। इस प्रश्न को कई रूपों में पहले भी पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को पहले भी कई रूपों में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? हिंदी की शब्द संपदा, इसे ही पूछा है हिंदी का शब्द भंडार, और एक बार तो इस तरीके से पूछ लिया कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि प्रश्न क्या है। एक बार पूछा इसी प्रश्न को कि हिंदी में पद निर्माण में सहयोगी तत्व खूब ध्यान से सुनिए। एक ही प्रश्न 4 तरीके से पूछा गया है। ये तो सीधे सीधे पूछा गया कि मानक हिंदी की शब्द संरचना पर चर्चा करें। कॉपी में लिखते जाइए, जब टॉपिक समझ लेंगे हम लोग तो फिर खूब मस्ती करेंगे। फिर पूछा घुमा करके हिंदी की शब्द संपदा पर चर्चा करें। इसी प्रश्न को थोड़ा और घुमा दिया कि हिंदी के शब्द भंडार पर चर्चा करें। और एक बार तो कमाल ही हो गया जब पूछा कि हिंदी में पद निर्माण में सहयोगी तत्वों की चर्चा करें। याद रखिए, जो शब्द है उसे ही पद कहते हैं। थोड़ा बचपन याद कीजिए, जब आप समास वगैरह की परिभाषा देते थे तो समास की परिभाषा में क्या लिखते थे? लिखते थे जब दो पद आपस में मिलकर एक पद हो जाएं। क्या लिखते थे? दो पद
अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक पद में बन जाएं, तो दो पद मिलकर एक पद बन जाएं, तो इसका मतलब क्या था? राजा का पुत्र। तो ये दो पद यानी दो शब्द हुए। अब इसे ही क्या हम लोग शब्द बनाते थे दो शब्दों को मिलाकर के? राजपूत। जैसे घोड़ों की दौड़ है या ना, ये दो पद मिल करके एक पद बनाते थे घुड़दौड़। तो इसका अर्थ है कि शब्द ही पद है, शब्द ही पद है, पद ही शब्द है। और जब आप वाक्य की परिभाषा देते हैं तो भी परिभाषा कुछ इसी प्रकार देते हैं। कैसे कहते हैं आप कि वाक्य कुछ और नहीं, व्याकरण पर आधारित पदों या शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। वाक्य क्या है? व्याकरण पर आधारित पदों या शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। कुल मिलाकर जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि राम एक शब्द है और ये शब्द करता है, पुस्तक भी एक शब्द है जो कर्म है, पढ़ना क्रिया है, यह भी एक शब्द है सहायक क्रिया। तो जब आप समास की परिभाषा देते थे तो कहते थे दो पदों का मेल समास है, यानी दो शब्दों का मेल। जब दो शब्द आपस में विभक्ति को छोड़कर मिल जाएं, पद यानी शब्द। वाक्य की परिभाषा आपने क्या दी? व्याकरण पर आधारित पदों या शब्दों की क्रमागत एक निश्चित क्रोनोलॉजिकल व्यवस्था। ऐसे ही जब आप उपसर्ग की परिभाषा देते हैं या प्रत्यय की परिभाषा देते हैं तो क्या कहते हैं? उपसर्ग मूल पद के पहले लगने वाले अवयव हैं। तो यहां भी मूल पद यानी शब्द। कैसे? जैसे मान लीजिए एक शब्द लिया मान, अब इसमें आप कुछ भी जोड़ दीजिए, अपमान, सम्मान, उपमान, अनुमान, जोड़ दिया। ऐसे ही जब प्रत्यय के विषय में हम लोग लिखते थे तो लिखते थे कि मूल पद के बाद में। तो मूल पद के बाद में जुड़ने वाले अवयव, अब मूल पद ले लिया, देखिए इधर मानव, और इसमें ता जोड़ दिया, मानवता है या ना। मान, उसमें अनीय प्रत्यय जोड़ दिया, माननीय। इसका मतलब है कि
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, सब लोग ध्यान से सुनिए, जो लोग एक आध मिनट लेट जुड़े हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानक हिंदी की शब्द संरचना पर चर्चा करें। ध्यान से सुनिए, मस्ती नहीं, मस्ती करेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे तब अच्छे प्रश्न करेंगे, फिर मैं उनका बहुत सटीक संतुलित उत्तर दूंगा। मैसेज में मस्ती करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए सुनिए। अगर प्रश्न आ जाए मानक हिंदी की शब्द संरचना, या प्रश्न आ जाए हिंदी की शब्द संपदा, या प्रश्न आ जाए हिंदी का शब्द भंडार, या प्रश्न आ जाए कि हिंदी में पद निर्माण में सहयोगी तत्व, तो ये कुल मिलाकर एक ही प्रश्न है, यानी इन सभी प्रश्नों को हम कह सकते हैं हिंदी की शब्द संरचना। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को कितने लोगों को, जल्दी बताइए, आई बात कि प्रश्न एक ही है। अब दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, और वो ये बात कि जब हम लोग भूमिका लिखते हैं किसी भी प्रश्न में, भाग एक लिखते हैं, तो प्रश्न की प्रकृति समझिए। प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है मानक हिंदी की शब्द संरचना। तो याद कीजिए, आपको अब इतनी बात समझ में आने लग गई है कि भूमिका में भाग एक में पहली बात मानकता की परिभाषा देंगे। अरे हाँ या ना? दूसरी बात, क्या आप बताएंगे कि हिंदी मानक क्यों नहीं है? तीसरी बात, क्या आप ये बताएंगे कि शब्द का क्या अर्थ होता है? शब्द भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। अरे हाँ या ना? फिर बताएंगे कि शब्द यादृच्छिक होते हैं। फिर आप बताएंगे कि शब्द आगे चल कर के रूढ़ हो जाते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि शब्द अक्षरों का सार्थक मेल होता है जो अर्थ दे। शब्द क्या होता है? अक्षरों का सार्थक मेल, है या ना? अब कल भी किसी ने पूछा था कि अमानकता यानी विविधता का कारण क्या है, और मैं कल भी बताया था कि हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। और अगर कल नहीं समझे तो आज समझिए। क्या भाग एक भूमिका में किसी को कोई डाउट है? बोलिए ना। यहाँ देखिए बोर्ड पर, किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि मानकता क्या है? जिस भाषा में एक रूपता हो और उस एक रूप को सब लोग मान लें, सर्वमान्यता हो, यानी जिस भाषा में विविधता नहीं हो, ध्वनियों के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, उच्चारण के स्तर पर। अब सोचिए ना, कोई कहता है मत्स्य, कोई कहता है मत्स्य, तो विविधता है ना। कोई कहता है स्कूल,
कोई कहता स्कूल, कोई कहता स्कूल, कोई कहता है स्टेशन, कोई कहता स्टेशन, कोई कहता स्टेशन, कोई कहता टीशन टेशन। तो क्या ये विविधता है, अनेक रूपता है? तो अगर भाग 1 लिख लेंगे, इसमें डाउट नहीं है, तो भाग 2 मुख्य भाग, जब भी हम किसी प्रश्न को लिखते हैं तो भाग 2 में प्रश्न का मुख्य भाग लिखते हैं। और प्रश्न का मुख्य भाग क्या पूछा है? मुख्य भाग पूछा है शब्द संरचना। याद रखिए, संरचना का अर्थ होता है रचना, निर्माण, बनावट, जन्म प्रक्रिया। संरचना का क्या क्या अर्थ होता है? बोर्ड पर देखिए, क्या क्या अर्थ होता है बताइए। निर्माण, निर्माण, रचना, बनावट, जन्म प्रक्रिया। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कारज धीरे होत है। 3-4 दिन से हम लोग यही काम कर रहे थे कि पहले समझें कैसे। प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो उत्तर क्या लिखेंगे, है ना? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन तू वैराग्येन तू मया साधये कौन्तेय। हे अर्जुन, मेरे जितने अर्जुन मुझे सुन रहे हो आप लोग, अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं, यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक अभ्यास, प्रैक्टिस, रियाज, और दूसरी चीज वैराग्य। वैराग्य का अर्थ आपको मालूम है? वीतराग। बाकी सारी चीजों से मन हटा करके एक क्षेत्र में मन को केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। इसे आप लोग मेडिटेशन भी कह लेते हैं। इसे ही हमारी आपकी भाषा में मनोयोग। मन को भटकने मत दीजिए। मन के 2 हिस्से हैं, दिल, दिमाग। दोनों हिस्से को एक जगह पे लगाइए, टॉपिक पे फोकस कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तू वैराग्येन तू मया साधये कौन्तेय। और फिर एक बात कहते हैं कि लक्ष्य से मत भटकिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई पड़ती है, वैसे ही आप एक लक्ष्य को साधिए। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ इधर उधर छोड़ दीजिए और मेरी शरण में आ जाइए। यानी एक लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करके लग जाइए। अंग्रेजी में आप लोग जो शब्द लेते हैं ना, डेडिकेशन, एफर्ट, अनडिवाइडेड अटेंशन, इसे ही कहते हैं एकाग्रता, मनोयोग, पूर्ण समर्पण, तन्मय होकर, एकनिष्ठ होकर काम करना। तो जरा देखिए कृष्ण कितने जरूरी हैं आज। तो टॉपिक क्या कर रहे हैं? मानक हिंदी की शब्द संरचना, उसे ही क्या कहेंगे? हिंदी की शब्द संपदा, उसे ही क्या कहेंगे? हिंदी का शब्द भंडार, उसे ही क्या कहेंगे? हिंदी के पद निर्माण या शब्द निर्माण में सहयोगी तत्व। आया ना? मन अपने आप भटक जाता है, नहीं भटकेगा। मन को भटक रहा है थोड़ी देर तो उसको पकड़ के लाइए, चल लाइन पे आ जा भाई मन, है? अब जरा सोचिए, शब्द संरचना का अर्थ शब्द निर्माण। शब्द संरचना का क्या अर्थ होता है? शब्द निर्माण। अगर इतना अर्थ होता है तो हम लोग अब इसको थोड़ा और आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए,
छोटा बच्चा बनिए और एक एक बात समझिए। जो हिंदी के शब्द हैं उनका निर्माण, उनकी रचना, उनकी बनावट या हिंदी के शब्दों का जन्म कहें, कई तत्वों पर निर्भर करता है। कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसे व्याकरणिक पहलू हैं जिनसे हिंदी के शब्द या पद जन्म लेते हैं। हिंदी के शब्द या पद कई व्याकरणिक तत्वों से जन्म लेते हैं। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए। हाँ, व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं, व्युत्पन्न भी कह सकते हैं, उद्भव भी कह सकते हैं, जन्म भी कह सकते हैं। ये हिंदी के शब्द या पद कई व्याकरणिक तत्वों से जन्म लेते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, व्युत्पन्न भी, व्युत्पत्ति भी, उत्पन्न भी, उद्भव होना भी, जन्म लेना भी बताएंगे। अभी तो रुकिए, देखते तो जाइए कितने प्यारे प्यारे शब्द आएंगे, घबराना नहीं है। कैसे? बोर्ड पर देखिए दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द जन्म लेते हैं। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव शब्द, देशज शब्द और नंबर 4 विदेशज शब्द। उत्तर के मुख्य भाग में जोड़िए कि हिंदी के शब्द या पद कई व्याकरणिक तत्वों के आधार पर जन्म लेते हैं। उनमें पहला आधार व्युत्पत्ति के आधार पर, व्याकरणिक तत्वों में पहला तत्व व्युत्पत्ति। तत्सम, उसके कितने भेद हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब जरा सोचिए कि कोई तत्सम में कहता है पद, संस्कृत का शब्द है तत्सम यानी संस्कृत। जो भाषा तत् जोड़ सम समान हो, अपने मौलिक रूप में हो, तो हमारी मौलिक भाषा क्या है? सर्वानाम भाषा नाम जननी संस्कृत वर्तते। तो संस्कृत में कोई कहता है पद, इसी पद से जब हम तद्भव बना देते हैं तो या तो पग या पांव। तद्भव का अर्थ होता है तत् जोड़ भव, संस्कृत से बिगड़ना। ये टॉपिक आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब अपभ्रंश कराएंगे तो बताएंगे कि अपभ्रंश कुछ और नहीं, संस्कृत से बिगड़ने का नाम है, यानी तत्सम से बिगड़े शब्दों को तद्भव कहते हैं और इसीलिए अपभ्रंश बिगड़ी भाषा है। अब किसी ने तत्सम शब्द का प्रयोग किया, किसी ने तद्भव का, पग या पांव। और इतना ही नहीं, किसी ने देशज का भी प्रयोग किया, लात या गोड़। सुना ही होगा। कितने लोग सुने हैं आप लोग लात या गोड़? अरे दिन भर बोलते हैं। पिताजी हम लोगों को जब पीटते हैं, डांटते हैं, तो एक ही तो डायलॉग देते हैं, ये सुधरेगा नहीं, 1 नंबर का
एक नंबर का क्या हो गया है? हाँ, कुछ खोर हो गया है। अरे हाँ या ना? हाँ, अब जरा सोचिए कि देशज में एक शब्द आया लात या गोड़, तत्सम में आया पद, तद्भव में आया पग पांव, और इसी के लिए विदेशज में हम लोग फुट या लेग भी कहते हैं। कहते हैं या नहीं? और यदि हम देशज में देखें तो टांग भी कहते हैं। अब मैं एक फ्रेश स्लाइड लेता हूं कि व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और कोई कहता है पद या उसे ही पाद, पाद मतलब भी पांव। तद्भव में कोई पांव कहता है, कोई पग कहता है या ना? इसी तत्सम में उसे ही कोई चरण कह लेता है, कहता है ना। देशज में आते हैं तो टांग, क्यों? उसे टांग टांग के चलना पड़ता है या ना? और चलते हैं तो ध्वनि निकलती है लत लत लत, इसीलिए उसे लात भी कह लेते हैं। और इसे ही गोड़ भी कह लेते हैं। और जैसे विदेशज में आए तो फीट, फूट, लेग कहते हैं ना। और इसे ही विदेशज यानी फारसी में यदि देखें तो कदम भी कहती हैं। कहते हैं ना, गोड़ लागी, पाए लागी, धोक, चरण स्पर्श, उसे ही कदम बोसी भी कहते हैं फारसी में। क्या कहते हैं? अब जरा सोचिए, कोई तत्सम में कहता है मस्तक। क्या कहता है? तत्सम में मस्तक। कोई तद्भव में कहता है माथा। कोई देशज में कहता है मूड़ी या कपार भी। और कोई विदेशज में कहता है हेड या अरबी फारसी में सिर, है या ना? एक ही वस्तु, ध्यान से सुनिए, लेकिन तत्सम में अलग शब्द, तद्भव में उसके लिए अलग शब्द, देशज में अलग शब्द, विदेशज में अलग शब्द। अब मुझे बताइए कि हिंदी भाषा में इन चारों प्रकार के शब्दों का प्रयोग है या ना? क्या इससे अनेक रूपता आएगी? अरे मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा मस्तक दुख रहा है, कोई कहता है मेरा माथा पिरा रहा है, कोई कहे मेरे मस्तक में पीड़ा हो रही है, देखिए पीड़ा। उसी के लिए कोई कहे मेरा माथा पिरा रहा है, अगर आप लोग सुने होंगे तो। कोई कहे मेरा कपार बथ रहा है, कोई कहे मेरी खोपड़िया दुख रही है, कोई कहे मुझे हेडक हो रहा है, और कोई कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आया ना? एक ही वस्तु हिंदी भाषा में ये सभी प्रकार के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। कोई कहता है डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अगर आप कहना चाहें चिकित्सक महोदय मेरे मस्तक में पीड़ा हो रही है, तो क्या डॉक्टर आपको भगा देगा? आप लोग मुझे क्या क्या कह सकते हैं? शिक्षक, टीचर, अध्यापक, गुरुजी, मास्टर साहेब,
और थोड़ा शॉर्ट बना दें माट साहेब, बना सकते हैं ना। यानी ये हिंदी है कि दही? यस बिल्कुल, हाँ मूड बत रहा है। यस, सिर और कदम फारसी है। वाह वाह वाह, कोई मुझे आचार्य भी कह सकता है, आया ना। हाँ, टीचर भी, गुरु जी भी, मास्टर जी भी। अब इसी बात को लिख लीजिए कि हिंदी भाषा में, लिखिए सब लोग, हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जापानी शब्द रिक्शा, आपने सुना है ना। ऐसे ही फारसी के शब्द, ऐसे ही अंग्रेजी के शब्द, जैसे स्कूल है, जैसे टिकट है, जैसे सिनेमा है, जैसे डॉक्टर है, जैसे मास्टर है, ऐसे ही फारसी के शब्दों को हम लेते हैं। सिर है, दर्द है, वकील है, साहब है या ना। कई बार हम लोग चाइनीज शब्दों का प्रयोग, पुर्तगीज शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अलमारी, अल्पीन, अलतमगा, अल जजीरा, है ना। और जितने भी आतंकवादी संगठन है आप देखेंगे तो पुर्तगीज शब्दों का उसमें ज़्यादा प्रयोग है। करेक्ट है। तो हिंदी में, हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी शब्दों का प्रयोग होता है। यही वजह है, यही वजह है कि शब्द भंडार हिंदी का बृहद है तथा इन शब्दों में अनेक रूपता है, विविधता है। इन शब्दों में अनेक रूपता है, विविधता है। अब जरा देखिए, यहाँ तक बात, यहाँ तक समझिए, ना समझ में आए बताइए। और आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, ना समझ थोड़ी हैं आप लोग। देखिए यहाँ तक, कितना समझ में आया? हाँ, कोई लहू कहता है, कोई रक्त कहता है, कोई वार्तालाप कहता है, कोई गुप्तगू कहता है, कोई गॉसिप कहता है, कोई बातचीत कहता है ना। कोई कहता आओ गप्प लड़ाएं, चलो गप्प लड़ाएं, कहते हैं ना, हैं। कोई कहता है आओ जरा कुछ हाल चाल ले लें, आओ कुछ दुख सुख बतिया लें। अरे हाँ या ना। अरे गतवर का अर्थ होता है जल्दी, है ना, गतिशील। गतवर जाइए, जल्दी जाइए, और सत्वर आइए, तुरंत लौट आइए। राम की शक्ति पूजा जब पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी, इधर उधर की बात नहीं, 100% आया। गॉड ब्लेस यू। और आज तो आपका नाम पहले ही लिया था। भगवान कृष्ण कितने जरूरी हैं हमारे लिए, आया ना। अरे गाने दीजिए, जो गाना गाएगा वही हीरो होगा। मुर्दा दिल और बुजदिल लोग खामोश पड़े रहते हैं, इसीलिए मैं आपसे खुश रहता हूँ। कुछ बोलते तो हो आप लोग, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों पे जश्न मनाता चला गया। गाइए, मस्त रहिए, जिंदगी में आबाद रहिए, चाहे दिल्ली रहिए चाहे हैदराबाद रहिए। गाएंगे, गुनगुनाएंगे, इसका अर्थ दिल में एकदम हल्कापन है, कोई बोझ नहीं है, कोई तनाव नहीं है। बहुत अच्छा।
जितने लोग गाते हो उनसे सबसे मैं एक दिन बात करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब दोस्तों देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा था। मानक हिंदी की शब्द संरचना, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। हिंदी में पद या शब्द निर्माण के व्याकरणिक तत्व, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी का शब्द भंडार। दोस्तों दूसरा पॉइंट कि हिंदी में शब्द निर्माण, एक तो पहला आधार क्या था, व्युत्पत्ति के आधार पर, ये था ना। दूसरा, हिंदी में शब्द निर्माण का दूसरा तत्व या दूसरा व्याकरणिक तत्व बनावट है। और बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों के 3 भेद किए गए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ध्यान से सुनिए। पहला आधार व्युत्पत्ति, हिंदी के शब्द या पद निर्माण का पहला व्याकरणिक पहलू व्युत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द। दूसरा आधार बनावट, बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों के 3 भेद किए गए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। लिख लीजिए। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों के 3 भेद किए गए। लिखिए। बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों के 3 भेद किए गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। लिख लिया? जरा गौर कीजिए। जो रूढ़ शब्द होता है वो 2 या 2 से अधिक अक्षरों का शब्द होता है। 2 या अधिक अक्षरों का शब्द जिसको तोड़ने पर सभी खंड का अर्थ नहीं निकलता। अगर पूछा जाए रूढ़ शब्द क्या है, तो रूढ़ 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बना शब्द। देखिए, जल, हवा, पानी, वायु, महल, बैल, घोड़ा, गाड़ी, जहाज, यात्रा। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं। और 1-2 शब्द ले सकते हैं, जैसे कमल, पुस्तक, हस्त, रेखा, मस्तक। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, हाँ, घर भी, कलम भी, पत्र भी, जितने आपको समझ में। हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुनना, कहीं मौका न फिसल जाए, मौके को एकदम पकड़ना है, लपकना है। रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों के शब्द हैं। देखिए, ये 2 से अधिक जहाज, महल, कमल,
पुस्तक, मस्तक, हस्त। इन्हें रूढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इनको हम तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए जल को तोड़ा, यहां बोर्ड पर देखिए, जल को तोड़ दिया तो ज और ल, क्या इनका कोई अर्थ होता है? तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे महल को अगर हम तोड़ दें, महल को तोड़ दें तो कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, म और हल। अब मान लीजिए हल का अर्थ तो निकल भी गया, कमल को तोड़ें तो मल का अर्थ तो निकल भी गया, गंदगी, लेकिन क का कोई अर्थ नहीं है, म का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए रूढ़ ऐसे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से बनते हैं, उनको तोड़ने पर उनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता। देखिए, बात समझिए। बात समझिए, कितनी बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब दोस्तों, बनावट के आधार पर दूसरा शब्द है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जो योग से बने। तो किसके योग से बने? जो दो रूढ़ या सार्थक शब्दों के मेल से बने। जो दो रूढ़ या सार्थक शब्दों के मेल से बने। अब जरा पिछले स्लाइड पे चलते हैं। आप इनमें से किन किन शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना सकते हैं? देखिए, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हवा महल, वायुयान जोड़ सकते हैं, है या ना? हस्तरेखा, मस्तक रेखा, अरे हाँ या ना? पुस्तक महल, जल कमल जोड़ के बना सकते हैं। अरे हाँ या ना? कैसे कैसे? जैसे देखिए, जल महल, जैसे वायुयान, जैसे पुस्तक भवन, नाम सुने हैं? जैसे बैलगाड़ी, जैसे रथ यात्रा, हस्तरेखा, तो दो रूढ़ शब्दों के मेल से या दो सार्थक शब्दों के मेल से, बहुत अच्छा, जहाज यात्रा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पुस्तक मेला, चिड़ियाघर, विद्यालय, कहाँ थे आप सब? देखिए, मैं फिर आज दोहराता हूँ कि 99.99% आप लोग खूब सीरियसली सुन रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। और जो एकाध लोग मस्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई साहब? आपस में बातचीत करते रहते हो मैसेज में ही। जिंदगी बहुत अनमोल है, बाबा तुलसी कह गए, बड़ा भाग मानुष तन पावा। बाबा कबीर कह गए, चदरिया झीनी रे झीनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। जिनको जिनको मिला है उसका सदुपयोग कीजिए।
जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख यानी जो भोले भाले, इस जीवन की कीमत ऐसे लोग नहीं समझते। कृपा करके एक ही जन्म में सब कुछ कर लेना है। जरा सोचिए, कलेक्टर बन गए तो 7 पीढ़ियां आपकी तर जाएंगी। अरे मेरे भाई बहनों, जमींदारी कहीं गई नहीं है, जमींदारी यहीं पर है। अगर आप कलेक्टर बन गए, आईएएस आईपीएस बन गए, तो आप ही समाज के जमींदार। याद रखिए, समाज में जो भी ज्ञानी रहा है उसकी कभी जाति नहीं पूछी गई। आजकल लोग राजनीति में समझाते हैं कि इस जाति का उस जाति ने, इस जाति से उस जाति ने पीड़ित शोषित, ये सब बेकार की बातें हैं। जो समाज में ज्ञानी रहा वो सर्वोपरि रहा। याद रखिए, महर्षि वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि हो गए। मोची का काम करने वाले संत रैदास समाज के सबसे महत्वपूर्ण संत हो गए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जुलाहा का काम करने वाले कबीर युग प्रवर्तक कबीर हो गए, जिन्होंने युग को परिवर्तित कर दिया। इसलिए आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हैं, अपना समाज शुरू से, जब से भारत का समाज बना है, यहाँ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। ज्ञान अर्जित कीजिए, मेहनत कीजिए, कलेक्टर बनिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। समाज में, जिले में, राज्य में, पूरे देश में, देशांतर में आपका नाम गूंजे। जब आप बहुत बड़ा बन जाते हैं तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा अंबेडकर। और तब समाज ऐसे नामों में बाबा जोड़ देता है। याद रखिए, बिस्मिल्लाह खान में पंडित जोड़ दिया जाता है। ये क्यों? जिस दिन आप अपने कर्म से महत्वपूर्ण हो गए, बाबा तुलसी लिख गए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म की प्रधानता है, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, अन्यथा पॉलिटिक्स बहुत हावी है। और याद रखिए, हम लोग सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के पॉलिटिक्स में नहीं घिरे हैं, हम लोग तो पढ़ने लिखने में भी पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं। इस टीचर से पढ़ना, उस टीचर से मत पढ़ना, ये टीचर ढंग से भी पढ़ाए तो मत पढ़ना, ये भी एक पॉलिटिक्स है। बहुत गंभीर इशारा है, समझ सको तो समझ लेना। बहुत ही गहन बात कह गया हूं, फिर मौका नहीं दूंगा कहने का, और लूंगा भी नहीं। तो सोचिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो रूढ़ शब्द, दो सार्थक शब्द जब मिलकर बने तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, है या ना? अब दोस्तों, दो शब्दों के मेल से बने हैं। देखिए तो कितना बड़ा नाम, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू, बनिए ना इनकी तरह। समाज के कितने उदाहरण हैं अच्छे अच्छे। पढ़िए लिखिए, बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, पढ़िए लिखिए। पढ़ने वाला कभी हारता नहीं, पढ़ने वाला कभी झुकता नहीं। जिनकी निगाहें किताबों में झुकी होती हैं, समाज की निगाहें उसके कदमों में झुकी होती हैं। मेहनत करो आप लोग, बाकी सब छोड़ दो। अब ये जो यौगिक शब्द है, इसके भी 2 भेद किए गए, शुद्ध यौगिक और वर्ण संकर यौगिक। दोस्तों, शुद्ध यौगिक का अर्थ होता है एक ही भाषा के 2 शब्द। कैसे? जैसे मान लीजिए अंग्रेजी,
प्लस अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में जैसे रेल शब्द है और अंग्रेजी में ही इंजन शब्द है, जैसे अंग्रेजी में ही ब्लैक शब्द है और अंग्रेजी में ही बोर्ड शब्द है, जैसे रिस्ट वॉच, जैसे फुल पैंट, सुना है ना, कई शब्द हैं। टेबल क्लॉक, जैसे रेल टिकट, अरे हाँ या ना, जैसे मान लीजिए कि कोचिंग क्लास, ऐसे ही हिंदी हिंदी, तो जैसे बैलगाड़ी, हाँ या ना, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जितने भी हिंदी हिंदी के शब्द हैं आप बना सकती हैं। ऐसे ही संस्कृत संस्कृत, क्या क्या, रथ यात्रा, वायुयान, हस्तरेखा। अब इसी तर्ज पर मान लीजिए फारसी फारसी या अरबी फारसी, तो जैसे चिड़िया खाना, नाम सुना है? चिड़िया शब्द अरबी फारसी का है, परिंदा भी अरबी फारसी का है। उसके लिए हिंदी में क्या क्या शब्द हैं, बोलिए क्या क्या? संस्कृत में नभचर, आया ना, संस्कृत में ही खग, संस्कृत में ही पंछी, हिंदी में पंखी या पाखी या पखेरू, है ना। तो बोलिए यौगिक शब्द के दो भेद किए गए, शुद्ध यौगिक, वर्ण संकर यौगिक। शुद्ध यौगिक यानी एक ही भाषा के दो शब्द, उसमें कोई मिलावट ना हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे ब्लैक मार्कर, ये क्या है? ब्लैक मार्कर। जैसे मोबाइल फोन, जैसे वाटर बोतल, है ना, कहाँ गया मेरा, जैसे ये वाटर बोतल। तो अंग्रेजी अंग्रेजी के दोनों शब्द, हिंदी हिंदी के दोनों शब्द, संस्कृत संस्कृत के दोनों शब्द। बहुत अच्छा है ना। हाँ, आपके सरनेम भी उसमें जोड़ सकते हैं, स्वर्ण कमल या स्वर्ण कमल, बहुत अच्छा। हाँ स्वर्ण कमल, लेकिन स्वर्ण कलम वर्ण संकर है। देखिए तो आंसर आ गया, वाह वाह वाह, कमाल हो आप सब, है ना। अब दोस्तों जो दूसरा भेद है वर्ण संकर, ये थोड़ा जीएस का मामला है, ध्यान से समझिएगा। लिखिए, मैं बोलता हूं, वर्ण संकर यौगिक दो भाषा के या अलग अलग भाषा के दो शब्दों के मिलने से बनते हैं। वर्ण संकर यौगिक दो अलग अलग भाषा के शब्दों के मिलने से बनते हैं। बहुत अच्छा, लिख भी रहे हो आप लोग, देख रहा हूं मैं। तो अलग अलग भाषा के शब्द, आप लोग जीएस में संकर प्रजाति पढ़ते हो ना। संकर का अर्थ होता है हाइब्रिड। संकर का क्या अर्थ होता है? हाइब्रिड। इसके लिए बड़ा ठेठ शब्द है दोगला, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार घोड़ा
और गदही के मेल से खच्चर का जन्म होता है। सुना होगा। अपने कई फल भी हैं, जैसे माल्टा वगैरह का नाम आपने सुना होगा, कीनू का नाम सुना होगा, दो अलग अलग फलों के मेल से। ऐसे ही जीएस में आप पढ़ते हो संकर प्रजाति का गेहूं, संकर प्रजाति का गन्ना, मक्का, पढ़े हो ना। ये दो अलग अलग शब्द हैं। इस संकर मतलब वर्ण संकर, दो अलग अलग वर्णों के, दो अलग अलग रंगों के, दो अलग अलग भाषाओं के, जातियों के मेल से। और इसकी जगह ये जो शंकर है, इसका अर्थ शमन करने वाले, शिव, जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, है ना। तो वर्ण संकर यौगिक क्या है? जैसे एक तरफ अंग्रेजी लिया और एक तरफ संस्कृत लिया, जैसे रेल, यात्रा। एक तरफ अंग्रेजी लिया, एक तरफ हिंदी लिया। रेलगाड़ी। एक तरफ फारसी लिया, एक तरफ हिंदी लिया। जैसे अजायब घर, जैसे किताब घर। अरे हाँ या ना, चिड़ियाघर। इसका क्या मतलब है? जैसे एक तरफ अंग्रेजी लिया, एक तरफ फारसी लिया। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। एक तरफ फारसी, एक तरफ अंग्रेजी, और फिर अंग्रेजी और फारसी। देखिए, मास्टर साहब, कोई बताएगा? मास्टर अंग्रेजी का शब्द है, साहब फारसी का शब्द है। अरे हाँ या ना, डॉक्टर साहब। लेकिन वकील साहब शुद्ध यौगिक होगा, क्योंकि वकील भी फारसी है, जिसे संस्कृत में अधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना। तो वकील साहब, वकील भी फारसी, साहब भी फारसी। अब दोस्तों, बनावट के आधार पर एक तो रूढ़ शब्द है, दूसरी तरफ यौगिक शब्द हैं। यौगिक में भी एक तरफ शुद्ध यौगिक हैं, दूसरी तरफ वर्ण संकर यौगिक हैं। और तीसरा भेद रूढ़, यौगिक, बनावट के आधार पर तीसरा भेद योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं, लिखिए, योग रूढ़ उन यौगिक शब्दों को कहते हैं जो एक तीसरा अलग नया सांकेतिक अर्थ देते हैं, एक तीसरा अर्थ देते हैं, एक सांकेतिक अर्थ देते हैं, हट कर अर्थ देते हैं, अपने शब्द से हट कर के अर्थ देते हैं। कैसे, जरा सोचिए भाई। एक शब्द लिया नीला, और एक शब्द लिया कंठ, और बना दिया नीलकंठ।
कोई भी जहर पी ले, वैसा मत कीजिएगा, बहुत गड़बड़ बात है, तो उसका जो कंठ है वो नीला हो जाएगा, है या ना। लेकिन दो शब्दों के मेल से ये जो यौगिक शब्द बना, इसने एक तीसरा अर्थ दिया, हट करके अर्थ दिया, एक प्रतीकात्मक सांकेतिक अर्थ दिया, अर्थात शिव। किसी का भी पेट लंबा हो सकता है, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूं पेट को घटाने के लिए, जिसका भी पेट लंबा होगा वो क्या कहलाएगा? एक शब्द लिया लंबा, एक शब्द लिया उदर, दो शब्दों को मिला दिया, क्या बना? लंबोदर। लंबोदर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक हट करके एक सांकेतिक, एक तीसरा निश्चित अर्थ निकला, अर्थात गणेश। हम लोग छोटे थे तो पहले एक ही दांत निकलता था, उसी से हम लोग किसी को दांत से काट लेते थे। बच्चे अक्सर देखना, एक दांत वाले अक्सर उंगलियों को काटते हैं। तो भाई किसी का भी एक दांत हो सकता है, लेकिन एक दंत कौन कहलाए? गणेश। ऐसे ही गजानन, गज और आनंद, तो गजानन कौन? गणेश। दशानन रावण, पंचानन शिव, षडानन कार्तिकेय, 10 भुज, अष्टभुज माता दुर्गा। और 20 भुजा कौन था? 20 भुज कौन था? कौन था 20 भुज? जल्दी बताइए, बताना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं। 20 भुज कौन था? 20 भुज कौन था? अरे वाह, अरे वाह, देखो, अरे वाह 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 वाह, रावण। ये सब बहुब्रीहि समास है, गॉड ब्लेस यू। सारे योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है। यहाँ थे आप लोग? जैसे पीताम्बर, कृष्ण या विष्णु, अरे हाँ या ना। जैसे राजीव लोचन या कमल लोचन, राम या विष्णु, है या ना। पद्मनाभ, जिसकी नाभि कमल के समान हो, ठीक है। मीनाक्षी, जिसकी आंखें मीन के समान हो, माता दुर्गा, ठीक है। अब पकड़े रहिएगा दोस्तों। एक तरफ रूढ़ शब्द हैं, बैल, गाड़ी, और फिर इन्हीं को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया, यौगिक, बैलगाड़ी। और इतना ही नहीं, इन्हीं में से एक शब्द अलग करके अंग्रेजी का एक और शब्द जोड़ दिया, रेलगाड़ी। बात को पकड़िएगा। फिर इसी में एक और शब्द जोड़ दिया, गाड़ी और वाला या गाड़ीवान। और तो और इन्हीं से योग रूढ़ बना दिया। जहां ले जाना चाहता हूं बताइएगा, हिंदी के शब्द बढ़ेंगे या घटेंगे? हिंदी की शब्द संपदा बढ़ेगी? हिंदी का शब्द भंडार छोटा होगा या विशाल होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अर्थात दो रूढ़ शब्दों का योग जो एक तीसरा अर्थ दे, सांकेतिक अर्थ दे, उसे योग रूढ़ कहते हैं। प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि क्या इससे शब्द बढ़ेंगे या घटेंगे? एक तरफ रूढ़ बनाया, एक तरफ यौगिक बनाया, यौगिक में भी शुद्ध यौगिक, वर्ण संकर यौगिक, और इतना ही नहीं, योग रूढ़ शब्द भी बना दिया।
तो बढ़ेंगे, विशाल होगा, शब्द भंडार होगा। होगा, किसने लिखा घटेंगे? अच्छी बात है, घट जाएंगे तो आप घटा दीजिए। हिंदी के शब्द अभी फिलहाल 10 करोड़ से ऊपर है। दुनिया की किसी भाषा में इतने शब्द नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग अनगिनत शब्दों का प्रयोग करते हैं। देशज शब्दों में भी देखिए कितने शब्द हैं। कोई कहता नरेटी, कोई कहता नटई, कोई कहता घेंच, कोई कहता है गटई, कोई कहता टेटुआ। सुने तो हैं? अरे हाँ या ना? कोई कहता नाड़, कोई कहता गला, और पश्चिम वाले गड़ा, नाड़ है ना, गर्दन। तो बढ़ेंगे। अब लिख लीजिए फटाफट। हिंदी में ये सब मुख्य भाग में ही लिख रहे हैं, भूमिका में लिख दिया था। मानक हिंदी की शब्द संरचना में मानकता क्या है, शब्द किसे कहते हैं, हिंदी मानक क्यों नहीं है। हिंदी के शब्दों का निर्माण या हिंदी में पद रचना बनावट के माध्यम से भी संभव है। हिंदी में शब्दों का निर्माण या पद रचना या शब्द संरचना बनावट के माध्यम से भी संभव है। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बनावट के आधार पर हिंदी के शब्दों के 3 भेद किए गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इस वजह से भी हिंदी की शब्द संपदा या हिंदी में शब्द भंडार अत्यंत विशाल या समृद्ध या बृहद है। जो शब्द लिखना चाहें लिखिए। इस वजह से भी हिंदी में शब्द संपदा या शब्द भंडार अत्यंत विशाल, हाँ ये भी शब्द है, अत्यंत समृद्ध है या विशाल है या बृहद है। और इसी वजह से शब्दों में अनेक रूपता तथा विविधता व्याप्त है। इसी वजह से शब्दों में अनेक रूपता तथा विविधता व्याप्त है। हाँ, संपन्न है, वो भी लिख सकते हैं। समृद्ध है, संपन्न है, विशाल है, ठीक है ना। विपुल है, विपुल का भी वही अर्थ होता है, विशाल। अथाह शब्द है। कितना समझ में आया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब देखिए आंसर आ गया। हमारे एक बहुत प्यारे प्यारे मासूम भाई साहब और एक दीदी भी दोनों पूछ रहे थे, गुरुजी वो सब तो ठीक है, परंतु अमानकता या अनेक रूपता का कारण क्या है? कारण इधर से लीजिए। शब्दों का जो निर्माण है, शब्द संरचना जो है, शब्दों की जो बनावट है, शब्दों की जो व्युत्पत्ति है, शब्द के जो उद्भव हैं, उनके अलग अलग आधार हैं।
इसलिए हम अपनी मर्जी से शब्द बनाते रहते हैं। एक शब्द लिया, उसमें कुछ भी उपसर्ग जोड़ करके 1000 शब्द बना लेते हैं। आया? अरे वाह, 2000% आया, 1000 आया। अरे वाह वाह, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़े। मुख्य भाग में ही लिखिएगा, हिंदी शब्द या हिंदी पद के निर्माण का या संरचना का या रचना का एक व्याकरणिक पहलू या एक व्याकरणिक तत्व प्रयोग भी है। अर्थात आप लिख सकते हैं तीसरे में, प्रयोग के आधार पर भी हिंदी में 2 प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर भी पकड़े रहना दोस्तों, छोड़िएगा मत। पहला आधार क्या था? व्युत्पत्ति। दूसरा क्या था? बनावट। और तीसरा क्या था? प्रयोग। तीसरा क्या था? प्रयोग। तो हिंदी शब्द संरचना या हिंदी पद रचना या हिंदी के शब्दों के निर्माण का एक व्याकरणिक तत्व या आधार प्रयोग भी है। प्रयोग के आधार पर हिंदी में 2 प्रकार के शब्द बनाए गए। लिखिए, फटाफट उतारिए जल्दी। हो गया? हो गया? लिख लीजिए। प्रयोग के आधार पर हिंदी के शब्दों को विकारी तथा अविकारी शब्दों में बांटे गए। प्रयोग के आधार पर हिंदी के शब्दों को विकारी तथा अविकारी 2 शब्दों में बांटे गए। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन? तो लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगी ये बात। जो शब्द लिंग तथा वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग तथा वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। है या ना? अविकारी शब्द किसी भी लिंग और वचन में नहीं बदलते।
अविकारी शब्द किसी भी लिंग और वचन में नहीं बदलते। क्या इसका मतलब है? देखिए, लिख लिया तो आगे बढ़ूं। दोस्तों जरा सोचिए, लड़का पुल्लिंग है, एक वचन है, सहमत हैं आप सब? पुल्लिंग है और एक वचन है। लड़की स्त्रीलिंग है और एक वचन है। पकड़ना इत्मीनान से, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। और लड़के पुल्लिंग और बहुवचन है। करेक्ट है। अब देखिए, किसे कहते हैं विकारी शब्द? एक शब्द लिया अच्छा, बोलिए लड़का अच्छा है। देखिए बोर्ड पर झांकिए, जैसे ये अच्छा शब्द पुल्लिंग और सिंगल नाउन में आया, सिंगुलर में आया, वैसे ही अच्छा हो गया। लेकिन जैसे इसका जेंडर बदल गया, मैस्कुलिन की जगह फेमिलिन आया, स्त्रीलिंग में आया, लिंग स्त्रीलिंग हो जाए, वचन एक, तो लड़की अच्छा किस में बदल गया? अच्छी में। लड़के पुल्लिंग बहुवचन अच्छे हैं। हम क्या कहेंगे? आप सब बहुत अच्छे हैं, है या ना? लेकिन आप लोग मुझे कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति, एक शिक्षक है, वह अच्छा है, या नाराज होके मुझे आप लोग बुरा भी कह सकते हैं, आपका अधिकार है ना? अब ऐसे ही मान लीजिए, बुरा, बुरी, बुरे, गोरा, गोरी, गोरे, सांवला, सांवली, सांवले, है या ना? चंगा, चंगी, चंगे, लंबा, लंबी, लंबे, छोटा, छोटी, छोटे, पतला, पतली, पतले, मोटा, मोटी, मोटे। तो जो शब्द, बोलिए मेरे साथ, लिंग और वचन के आधार पर बदल जाएं, उन्हें विकारी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, जब कोई शब्द ना बदले, कोई परिवर्तन ना आए, तो उसे अविकारी कहते हैं। कैसे? लड़का सुंदर है, लड़के सुंदर हैं। क्या आप लोग लिख सकते हैं लड़के सुंदरे हैं? लड़के सुंदरे हैं, हाँ, 100%। चावल, पानी, पानी एक वचन में भी पानी है, बहुवचन में भी पानी है। दूध, इसीलिए इन्हें द्रववाची संज्ञा कहते हैं। द्रववाची संज्ञा अक्सर अविकारी होती है या ना? पानी, दूध, तेल, घी, चाय, कोयला। कहीं पर 10 ट्रक कोयला भी गिरा हो तो आप कहेंगे कोयला सस्ता है या महंगा, आप ये नहीं कह सकते कोयले, नहीं कह सकते। अब जरा सोचिए, आप ये नहीं कह सकते लड़के सुंदरे हैं, नहीं कह सकते। लड़कियां सुंदरियां हैं, नहीं कह सकते, गड़बड़ हो जाएगा। लड़की सुंदर है या ना? ऐसे ही लड़का बढ़िया है, लड़के बढ़िया है, लड़की बढ़िया है,
एक टीवी पर ऐड आता था, अगर आप लोगों को विशेषण दोनों रूप में होते हैं, विकारी और अविकारी। पूर्वी हिंदी में जब जाएंगे तो विशेषण अविकारी होते हैं, बिहारी हिंदी पूर्वी हिंदी में। कैसे? लड़का सांवर है, लड़कियां भी सांवर है, उनके सब लड़कन सांवर हैं। लड़का गोर है, पूरब में जाएंगे तो लड़कियां गोर है, उनके सब बचवन गोर हैं। पूर्वी हिंदी बिहारी हिंदी में विशेषण लिंग और वचन से नहीं बदलता है ना। तो टीवी पर एक ऐड आता था। कौन सा ऐड आता था? कोई बार बार पूछता है, सर आप लाल लाल क्यों दिखते हैं? मैं लाल लाल चीजें अधिक खाता हूँ, गाजर और बीट का जूस पीता हूँ। अरे सब ऐसे फेंकने के लिए है। आपको कोई भी कुछ भी फेंक के चला जाता, बुद्धू बना के चला जाता। मेरे चेहरे पे इतनी लाइट पड़ रही है कि मुझे पसीना आता है, मुझे गर्मी लगती है और चेहरा मेरा लाल दिखता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, है ना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं लाल थोड़ी हूँ। अरे हम लोग देहात के किसान हैं, हमारा रंग मटमैला होता है, कीचड़ में सने हाथ पांव। हम रहे ना रहे तुम जियो हमेशा नौजवान की तरह, खेत में झूम रहे धान की तरह। तो हम किसान लोग हैं, मटमैला रंग होता है। हम लोग चांदी जैसे रंग और सोने जैसे बाल वाले, या सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, वो अपनी दशा नहीं है। ना तो इधर चांदी ना सोना, सब मिट्टी। ये जीवन हाड़ मांस से बना हुआ, सब माटी। माटी के देहिया माटी में मिल जाई। पकड़े रहिए, किधर किधर सवाल पूछते हो, भटकाते हो आप लोग मुझे, पर मैं भटकूंगा नहीं, कभी नहीं भटका। टीवी पर एक ऐड आता था, देखना, सुनील बाबू। किसी को याद आया? सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी, नई बीबी। याद आया? बढ़िया है। एक दोस्त आता है और अपने एक दोस्त को देखता है कि घर में नया पेंट कराया है, गाड़ी में भी उसने नया पेंट डलवाया है, और उसकी पत्नी भी एकदम खूब चमक के निकल रही है ब्यूटी पार्लर से आकर के। अब सोचिए, नया घर पुल्लिंग एक वचन, नई गाड़ी पुल्लिंग एक वचन, और नई बीबी, जाहिर सी बात है बीबी स्त्रीलिंग ही होगी। हालांकि आज के ज़माने में बीबी भी अब पुल्लिंग हो सकती है भाई, LGBT के कानून को पारित कर दिया गया, लेकिन तीनों के लिए बढ़िया है। तो ये बढ़िया शब्द मुझे बताइए, विकारी है या अविकारी? देखिए, सुंदर, बढ़िया। बोलिए तो आप लोग मेरे साथ, लड़का जिंदा है, लड़की जिंदा है, सभी लड़के जिंदा हैं। ये शब्द बदला क्या? नहीं बदला, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। हाँ, वो सीमेंट का प्रचार आता है। यस यस, गॉड ब्लेस यू। सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी, नई बीवी। गेट इट? कितना समझ में आया? तो अब लिख लीजिए। प्रयोग के आधार पर हिंदी के शब्द भी, देखिए सब लोग, प्रयोग के आधार पर हिंदी के शब्द विकारी तथा अविकारी दो रूपों में प्रयोग किए जाते हैं।
विकारी तथा दो रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। यही वजह है कि एक तो हिंदी की शब्द संपदा विपुल है, समृद्ध है, व्यापक है, विशाल है और दूसरी बात कि हिंदी के शब्दों में अनेक रूपता तथा विविध। शौचालय की व्यवस्था, तो लोग मैदान जाते थे, दिशाओं को घूमने जाते थे, लोग कहते थे दिशा घूमने फिरने गए हैं। आज उत्तर लोटा लेके, कल दक्षिण, परसों पूरब, एक दिन बाद पश्चिम। कमाल की बात है। इसलिए हमारे छोटे या निकृष्ट कार्यों की भाषा भी बहुत संस्कारी है या ना। तो संस्कृत में कहते हैं शौचालय, और उर्दू में आ गए थे, है ना। देखिए, दो शब्द बना लिया, स्नान संस्कृत से, घर हिंदी से, और इसे गए थे। करेक्ट है? अरे समझे कि नहीं?